गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय तथा दक्षिण भारत की विजय इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अलाउद्दीन की बाज़ार व्यवस्था यानी उसकी बाज़ार नीति का अध्ययन करेंगे। एग्ज़ाम्स में ये है, निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नीति का विवेचन कीजिए। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका हम अध्ययन करें। तो सर्वप्रथम तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि अलाउद्दीन ने जो बाज़ार व्यवस्था लागू की थी उसके क्या उद्देश्य थे, उसने क्यों लागू की है, बाज़ार नियंत्रण जो प्रणाली है वो क्यों लागू की थी। इस संबंध में इतिहासकारों द्वारा अलग अलग उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य कम खर्चे पर अधिक सेना रखना था। इतिहासकार के.एस. लाल और इरफान ने भी इसका समर्थन किया है। दूसरा जो उद्देश्य है उसके अनुसार अलाउद्दीन का उद्देश्य वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोकना था। तीसरा उद्देश्य इतिहासकार अमीर खुसरो ने बताया है कि उसके बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य प्रजा का कल्याण करना था। इतिहासकार के निजामी भी यही मानते हैं। इन सभी मतों का को अध्ययन करने के पश्चात हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाजार नियंत्रण और वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित करने में अलाउद्दीन का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक था। एक बड़ी सेना रखना और अपने सैनिकों को निश्चित और नगद वेतन देकर उनको जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति की हमें जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज़शाही, इसामी की फुतुह उस सलातीन तथा इब्न बतूता के रेहला नामक ग्रंथों से जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए 3 अधिकारियों की नियुक्ति की। दीवान ए रियासत वह अधिकारी था जो बाजार पर नियंत्रण रखता था। दूसरा अधिकारी सेना ए मंडी था जो कि बाजार मूल्य नियंत्रण एवं माप तोल की जांच करता था। तीसरा अधिकारी बरीद ए मुमालिक था, यानी यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। बाजार नियंत्रण के लिए इन अधिकारियों की नियुक्ति करने के पश्चात अलाउद्दीन ने अलग अलग वस्तुओं के बाजार तय किए। अलाउद्दीन ने 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए। सराय अदल यानी विदेशों से आने वाले माल हेतु बाजार था। दूसरा खाद्यान्न बाजार और तीसरा घोड़ों, मवेशियों व दासों का बाजार था। इस प्रकार से ये 3 तरीके के बाजार उन्होंने स्थापित किए थे। सरकार में पंजीकृत व्यापारियों को ही किसानों से गल्ला खरीदने की आज्ञा थी। सभी जो व्यापारियों को सेना ए मंडी के दफ्तर में अपने को रजिस्टर्ड करना पड़ता था। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से कपड़ा लाने के लिए अग्रिम धन देने की व्यवस्था थी, परंतु उन्हें बाजार में एक निश्चित मूल्य पर कपड़ा बेचने के लिए बाध्य किया जाता था।
सभी व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा में वस्तु लाने के लिए बाध्य किया जाता, जिससे कि किसी वस्तु की कमी न हो। अलाउद्दीन ने काला बाजारी पर भी नियंत्रण स्थापित किया। सट्टेबाजी और चोर बाजारी पूर्णतः समाप्त कर दी। कानून को भंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाता था और इन सब की देखभाल के लिए जो पदाधिकारी थे वो इन सब की निगरानी करते थे। बाजार नियंत्रण से संबंधित अलाउद्दीन ने 4 अधिनियम बनाए। पहला अधिनियम खाद्यान्नों की कीमत निर्धारण से संबंधित था। दूसरा अधिनियम कम कीमत पर कपड़े व किराना सामान प्राप्त करने से संबंधित था। इन चीज़ों की खरीद फरोख्त के लिए सराय अदल बाजार था। और बाजार नियंत्रण के तीसरे अधिनियम का संबंध मवेशियों व दासों की खरीद फरोख्त से संबंधित था। और जो चौथा अधिनियम है वो परवाना नवीस यानी परमिट जारी करने वाला अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित था। अलाउद्दीन ने बहुत से अमीरों की भूमि, शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों आदि को दी गई भूमि, इनाम व वक्फ के रूप में दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया एवं उसने खुतों व जमींदारों के विशेषाधिकार भी छीन लिए। अलाउद्दीन ने राजस्व अधिकारियों पर भी सख्ती से नियंत्रण लागू किया और उसने राजस्व अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण स्थापित किया। और जो बाजार नियंत्रण के जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनको विस्तृत अधिकार दिए ताकि वो जो अनुचित कार्य करते थे उनको दंड भी दे सकें। अब इसके पश्चात कुछ विद्वानों ने में यह इस बात पर मत विभिन्नता है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था संपूर्ण राज्य में लागू थी या केवल दिल्ली में ही लागू थी। तो इस संबंध में सभी निष्कर्षों का अध्ययन करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि ये व्यवस्था केवल दिल्ली तक ही सीमित थी। इतिहासकार मोरलैंड ने इसे दिल्ली तक ही स्वीकार किया गया है और बन्नी ने भी इसको दिल्ली तक ही किए जाने की बात कही है। अब हमें इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति सफल रही या असफल रही। तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी था तब तक ये व्यवस्था सफल रही और उसके समय में उसके उद्देश्य पूर्ति में ये सफल रही, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात ये व्यवस्था समाप्त हो गई। शक्ति पर आधारित यह व्यवस्था अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों के समय में लागू नहीं रह सकी, लेकिन अलाउद्दीन ने इसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने उद्देश्य प्राप्ति में वह सफल भी रहा। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये निबंधात्मक क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति की विवेचना कीजिए। इस दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो PDF नोट्स इसके जो आपके भेजे जा रहे हैं उनका भी अध्ययन करना है और होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको भी आपको हल करना है। थैंक्स सो मच।